आगे जैसे मैं आपको बता रहा था केरल के बारे में, जो सेंट्रल टीम के बारे में, तो एक सेंट्रल टीम आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत सरकार के निर्देश पे एक 6 सदस्यीय सेंट्रल टीम को केरल राज्य में भेजा गया था। और इस टीम का मुख्य उद्देश्य ये था कि ये टीम ये देखे कि केरल में जो पिछले 45 से ज़्यादा दिनों से एक 10% से ज़्यादा की पॉजिटिविटी का ट्रांसमिशन चल रहा है, इसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं और इसमें किस प्रकार से राज्य और केंद्र साथ में मिलकर सहयोग के तहत इसको किसी तरीके से कंटेन कर पाएँ। तो इसी के तहत ये टीम का गठन किया गया और टीम ने जाने के बाद सबसे पहले उसके 4 मुख्य उद्देश्य थे। पहली चीज़, टेस्ट ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रैटेजी किस प्रकार से लागू की जा रही है। दूसरा, सर्विलेंस और कंटेनमेंट, जिसमें कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक मुख्य बात थी, उसका हम लोगों ने अवलोकन किया और ये भी देखा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हॉस्पिटल में कितनी सर्ज कैपेसिटी है, हॉस्पिटल में किस प्रकार की क्षमता और लॉजिस्टिक्स उपलब्ध हैं, जिस प्रकार से कि अगर सर्ज बढ़ती है, किसी प्रकार से पॉजिटिविटी बढ़ती है, तो क्या हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डील करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार किया गया है कि नहीं। और तीसरा, हमने वैक्सीनेशन की प्रोग्रेस को भी देखा। नेक्स्ट, ये केरला के हमारे 8 राज्य डिस्ट्रिक्ट थे जिनमें के सेंट्रल टीम ने खुद व्यक्तिगत रूप से भ्रमण करके इन सभी पैरामीटर्स को एसेस किया। नेक्स्ट, अगर हम देखें कुछ पैरामीटर्स की मुख्य बात करें तो हम ये पाएंगे कि हमने जो केरला में जो केस लोड है और जो पॉजिटिविटी ट्रेंड है, पूरे ही जिलों में पॉजिटिविटी ट्रेंड 10 से ऊपर पाया। और इसमें कुछ जिले जो है खास तौर पे चिन्हित किए जा सकते हैं जिनमें कि पॉजिटिविटी एक बढ़ते हुए इशारा हमको दे रहा है, जिसमें मलापुरम खास तौर पे, कोझिकोड दूसरी तरीका से है और पट्टनमथिट्टा तीसरा जिला है जहाँ पे कि हमने पाया कि पॉजिटिविटी ऊपर की तरफ को जा रहा है। इसी प्रकार हमने देखा कि वहाँ पर 80% ऑफ केसेस दूसरे राज्यों की तरह ही डेल्टा वेरिएंट के द्वारा पाए गए। सीरो सर्वे आप सबको ज्ञात है कि ICMR ने जो सीरो सर्वे किया उसमें सीरो पॉजिटिविटी 44% पाई गई राज्य में। और वैक्सीन के कवरेज की अगर हम बात करें तो पहले वैक्सीन डोज की कवरेज 54% राज्य में थी और दूसरे वैक्सीन डोज की कवरेज 23 से कुछ ज़्यादा जो उसमें हमने आबादी में पाई। और वैक्सीनेशन का अगर वो देखें तो उनका जो प्रति राउंड जो है 5 लाख तक वो लेके गए, ये एक काफ़ी प्रशंसा की विषय है। नेक्स्ट प्लीज। तो ये मैं दिखाना चाहूँगा 2 चीज़ें। पहली चीज़ के 1 महीने के पिछले डाटा को अगर हम देखें तो हम ये पाएंगे कि केसेस पर मिलियन 7 दिन के दौरान पूरे ही जिलों में रेड जोन में आते हैं, मतलब कि 1500 से लेके 2000 तक केस पर मिलियन की दर से वहाँ पे सभी जिलों में हैं। मतलब एक ट्रांसमिशन एक काफ़ी तेज़ी गति से वहाँ पर लगातार चल रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। तो इसमें मैं 2 चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा कि जब अप्रैल के माह में 2 अप्रैल के बाद यहाँ पर राइज चालू हुआ, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ था, तो पॉजिटिविटी 5.5 से लेके बढ़ती हुई करीब करीब 30 के नज़दीक तक पहुँची, 28 तक पहुँची। और उसके बाद पॉजिटिविटी जब डिक्लाइन होना चालू हुई, नेक्स्ट प्लीज़, तो 19 जून के तकरीबन हम कहेंगे कि पॉजिटिविटी 11 तक आ गई और इसमें लॉकडाउन का मुख्य रूप से प्रभाव रहा, जिसने कि पॉजिटिविटी को एक डिक्लाइन में मदद की। लेकिन जो दूसरी जगह राज्यों में हमने देखा कि ये सेकंड सर्ज में जिस तेज़ी से ग्राफ ऊपर बढ़ा था उससे ज़्यादा तेज़ी से ग्राफ नीचे गिरा था। तो ये तेज़ी जो हमको केरल में नहीं देखने को मिली और उसके बाद से 19 जून के बाद से लेके आज तक पूरी पॉजिटिविटी हमारी 10 के आसपास ही घूमती रही। तो ये एक खास चिंता का विषय है। और अगर हम आखिरी में देखें तो पॉजिटिविटी एक ऊपर की तरफ बढ़ती हुई हमको इशारा देती है 13.3 और कई जिलों में हम देखेंगे कि पॉजिटिविटी 16 तक जा चुकी है। और अगर हम जिले में थोड़ा और माइन्यूट में जाएं तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हर जिले में करीब 3 से लेके 5 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एरिया ऐसे हैं जिनमें कि पॉजिटिविटी 20 और 21 तक भी हमने पाई। नेक्स्ट। तो ये एक खास हमारे लिए चिंता का विषय है। इसको हमने जीनोमिक वेरिएशन से भी स्टडी करने की कोशिश की। तो अप्रैल में जैसा कि आप देखेंगे सभी डिफरेंट टाइप के वेरिएंट्स हमको केरल के अलग अलग राज्यों में मिले। ये पूरे 14 जिलों का वहाँ पे विवरण है। तो शुरू में जो वहाँ पे मिला था हमको B1617.3 जो मुख्य वेरिएंट था, जो कि महाराष्ट्र की तरह ही यहाँ पर भी हमको पाया, और बाकी सब वेरिएंट थोड़ी थोड़ी मात्रा में थे, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। नेक्स्ट प्लीज़। लेकिन हम यही देखेंगे तो मई में पूरा सीन चेंज हो गया, जैसा कि देश के दूसरे राज्यों में भी हुआ कि डेल्टा वेरिएंट ने बाकी सभी वेरिएंट को टेक ओवर कर लिया। और इसमें खास तौर से आप 2-3 त्रिशूर और ये जिले देखेंगे जिनमें कि पूरी तरह से 90% तक डेल्टा वेरिएंट कवर कर चुका था। और इसी का अगला नेक्स्ट दिखाएंगे।
इसमें अगर आप देखें दोनों महीनों के केस का राइज को अगर कंपेयर करेंगे तो ब्लू बार आपको जो मई के महीने में केसेस हैं जो डेल्टा वेरिएंट के एकदम से सबको टेक ओवर करने के बाद एक्सपोनेंशियल सर्ज मिली, जिसमें कि पॉजिटिविटी 28 से लेकर 30% तक भी गई। तो ये हमको दिखाता है कि कैसे हमारे मई में केसेस बढ़े। तो डेल्टा वेरिएंट का डैमेज जो है जो सब जगह हमने देखा, और केरल में कुछ ज़्यादा समय तक चला, मई के एंड तक, क्योंकि उसकी एंट्री भी थोड़ी सी लेट हुई थी। नेक्स्ट प्लीज। तो अब आते हैं हम मुख्य ऑब्जर्वेशन जो हम लोगों ने पाए वहाँ पे। एक तो कंटेनमेंट जोन हम लोगों ने खास तौर पे देखा। इन कंटेनमेंट जोन में हमने कोशिश की इस बात को जानने की क्या कंटेनमेंट जोन की बाउंड्रीज किस प्रकार से हैं, पेरीमीटर कंट्रोल वहाँ पे किस प्रकार है। तो हमने ये देखा कि जो बाउंड्रीज डिजीज के हिसाब से ना होके एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से बाउंड्री की गई थी, जो कि एक थोड़ा सा उसमें चेंज करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार इन बाउंड्रीज को उनने एरियाज को उनने क्लासीफाई किया था ए, बी और सी, डी कैटेगरी में इसमें, और इसका रिव्यू वो 7 दिन में करते हैं। तो 7 दिन एक थोड़ा सा इंक्यूबेशन पीरियड के हिसाब से पीरियड पर्याप्त नहीं होता। अगर हम 14 दिन में रिव्यू करेंगे, क्योंकि जो केसेस में ट्रांसमिशन हो चुका है वो 14 दिन के अंदर किसी न किसी रूप में हमको देखने को मिलते हैं, तो इसलिए एक अप्रोप्रिएट टाइम 14 दिन होगा। और भी अगर हम उसको स्ट्रिक्टली देखें तो हमको ये देखना बहुत आवश्यक होगा कि पेरीमीटर के बाद एक बफर जोन क्रिएट की जाए, और बफर जोन में भी हमने केसेस का ट्रेंड किस प्रकार चल रहा है ये एक देखने वाली बात है। तो इसी प्रकार हम लोगों ने उनको ये इस बात की सलाह दी। और आगे नेक्स्ट प्लीज। दूसरी चीज हमने टेस्टिंग के बारे में देखा कि टेस्ट पॉजिटिविटी जो है 10 से लेकर 14% तक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कई जगह 15 से लेकर 20% भी है। इसमें मैंने अभी ये जिक्र किया आपको। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के खास तौर पे हम लोगों ने जिसमें कमी महसूस की वो थी कि एक केस के लिए सिर्फ 1.2 और या 1.7 तक कॉन्टैक्ट ट्रेस किए जा रहे हैं, मतलब प्रति केस 2 कॉन्टैक्ट से ज़्यादा भी ट्रेस नहीं किए जा रहे। तो ये एक मुख्य लैक्यूना जिसको हम कह सकते हैं कि अगर हम सिर्फ घर के आदमी को ही कॉन्टैक्ट मानेंगे तो भी हमारा ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कम है। और इसके साथ ही मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, अगर आप आरटी वैल्यू की बात भी करें जो 0.8 थी जून 1 को, वो आरटी वैल्यू उसके बाद से लगातार हमने एक उसमें बढ़ता हुआ ट्रेंड देखा जो कि 1.2 तक पहुंच गई थी। और इसी के साथ एक और चीज़ है जो लोगों में एक कोविड फैटिग, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने हमको बताया कि इतने समय तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करते करते, जो कि हम लोग सभी जगह सामान्य तौर पे देखते हैं, वहाँ भी हमें इसका एक लक्षण देखने को मिला। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम देखें कि वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो नॉर्दर्न पार्ट की डिस्ट्रिक्ट में, जैसे जिसमें किन्नौर आता है, जिसमें मलापुरम आता है, कोझिकोड आता है, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में बेड ऑक्यूपेंसी काफ़ी हाई थी, और पर्टिकुलरली आईसीयू और वेंटिलेटर वाले बेड 70 से लेकर 90% तक हमको भरे हुए मिले। मतलब ये कि अगर वहाँ पॉजिटिविटी इससे आगे बढ़ती है, जैसा कि मलापुरम में हमने 16 से ऊपर पॉजिटिविटी देखी, तो ये संभावना काफ़ी है कि वहाँ पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्रेन पड़ेगा। लेकिन उनका कहना यह था कि वो आसपास की डिस्ट्रिक्ट से उसको मैनेज करके वो कर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस बात पर उनको इशारा किया कि अगर संभावना हो तो निश्चित रूप से बेड स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि उसी डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रीटमेंट की फैसिलिटी होंगी तो ज़्यादा ठीक हो। एक और बात जो देखने में आई कि प्राइवेट सेक्टर में बेड ऑक्यूपेंसी ज़्यादा थी बनस्पत गवर्नमेंट सेक्टर के। इसी प्रकार एक खास तौर पर जो डेथ के बारे में हम कहेंगे, 25 से लेकर 30% तक डेथ जो है हमारी हॉस्पिटलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर हो रही थी। इसको भी हमने उनके डिस्ट्रिक्ट वालों के साथ बैठ के इस पर चर्चा की। एक खास बात थी कि जो है होम आइसोलेशन, 70 से लेके 80% तक केसेस होम आइसोलेशन में थे। और अगर होम आइसोलेशन के केस की प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी और उनमें प्रॉपर होम आइसोलेशन गाइडलाइंस का फॉलो नहीं होगा, तो होम एक बहुत ट्रांसमिशन का जरिया बन सकते हैं। और यही हमने वहाँ पे पाया कि इंट्रा हाउस होम ट्रांसमिशन इज़ वेरी हाई। और ये हमने देखा कि होम से जो ट्रांसमिशन हो रहा था वो क्लस्टर्स को जन्म दे रहा था, और एक एरिया जो एक समय रेड में है और फिर वो इफेक्टिव पब्लिक हेल्थ मेजर्स कारण ग्रीन में चला जाता था, लेकिन समय के साथ अगले 15-20 दिन में या 1-1.5 महीने के बाद अगेन वो रेड में आ जाता था। मतलब कि लो लेवल का ट्रांसमिशन कंटिन्यू था। और लो लेवल का ट्रांसमिशन अगर इस प्रकार के घरों में, जो कि केरला की एक पिकुलरिटी है, आप सभी को मालूम है कि वहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड जो है बहुत ही फेंट है। मतलब जिस प्रकार से नॉर्थ में हमको एरियाज मिलते हैं जहाँ हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले टाउनशिप हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी वाले विलेजेस भी हैं, लेकिन बीच बीच में हमारे पास खेत वगैरह आ जाते हैं और एक नेचुरल बैरियर टाइप का आ जाता है इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जो कि केरला के हाउसेज में एक कंटिन्यूस लीनियर वे में स्प्रेड है। तो अगर 10% हाउसेज पूरे लीनियर
लीनियर वे में पूरे अक्रॉस द स्ट्रिप केरला में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और उन होम आइसोलेशन केसेस की मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, और अगर वो होम में कन्फाइंड नहीं है तो एक बहुत अच्छे वो इन्फेक्शन ट्रांसमिशन के सोर्स बन जाते हैं, और ये इन्फेक्शन ट्रांसमिशन का सोर्स ससेप्टेबल पॉपुलेशन का पूल ज़्यादा होने से एक कंटिन्यूस ट्रांसमिशन को जन्म देता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम वहाँ की स्ट्रेटजी की बात करें तो वो पॉजिटिव सर्वेलेंस, पैसिव सर्वेलेंस पे ज़्यादा स्ट्रेस उनका था कि हम लोग नए केसेस को डिटेक्ट करते जाएंगे और उन केसेस को आइसोलेशन में लेंगे, लेकिन अगर ट्रांसमिशन को कट करने का प्रयास नहीं किया जाएगा तो एक हमको केसेस में ट्रांसमिशन मिलता रहेगा और नए केस आते रहेंगे, जो कि हम लोगों ने शुरू से इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि टू कट द चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमारा मुख्य हथियार होना चाहिए। वैक्सीनेशन द्वारा हमको इम्यूनिटी मिलना ज़्यादा अच्छा है बनस्पत इसके कि हम एक अनकंट्रोल्ड वे में ट्रांसमिशन को कम्युनिटी में फैलने दें और ये अपेक्षा करें कि वो ट्रांसमिशन हमको एक्सपोजर इम्यूनिटी प्रदान करेगा, और एक्सपोजर इम्यूनिटी अगर ऐसे चलती है तो कभी भी ट्रांसमिशन हमारे हाथ से निकल सकता है और एक बढ़ सकता है। और अगर हम आगे की बातें करें तो जिस प्रकार वो अनलॉकिंग वहाँ पर चल रही है, आने वाला ओनम का फेस्टिवल है और इसी प्रकार वहाँ से टूरिज्म भी स्टेट ने ओपन किया है, तो ये कुछ चैलेंजिंग सिनेरियो वहाँ के लिए क्रिएट करते हैं जो कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन में काफ़ी हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर हम प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो करीब वहाँ पे केसेस काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं जैसा कि अपेक्षा है, लेकिन स्टेट ने इसको काफ़ी सीरियसली लिया है और स्टेट ने अपनी टेस्टिंग वगैरह को काफ़ी बढ़ाया है, होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग को काफ़ी इफेक्टिव रूप से लिया है, और उसका हमें फल भी देखने को मिल रहा है कि 2 जिलों में वहाँ खास तौर पर पॉजिटिविटी ट्रेंड्स में कमी आई है। नेक्स्ट प्लीज़। तो अगर हम यूनिक उसकी बात करें कि वहाँ पे जो डिमार्केशन स्टेट का है वो रूरल अर्बन में बहुत कम है और जिस प्रकार का नॉर्थ में है उस प्रकार का नहीं है। एनसीडीज पर्टिकुलरली डायबिटीज़ का प्रेवलेंस वहाँ पर 30% तक है। ये एक और फैक्टर है जो कि वहाँ के डिजीज़ प्रेवलेंस में सहायता दे रहा है, क्योंकि डायबिटीज़ के साथ इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। सीरो प्रेवलेंस 44%, मतलब 55% आबादी अभी भी ससेप्टेबल है। तो जो गैप हम अगर देखेंगे नॉर्दर्न सीरो पॉजिटिविटी में और केरल की सीरो पॉजिटिविटी में करीब 20% का है। इस 20% का सीरो पॉजिटिविटी एक ससेप्टेबल पूल को जन्म देता है और ये ससेप्टेबल पूल लगातार ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वेरिएंट 88 to 90% हमारा डेल्टा वेरिएंट है और हाई नंबर ऑफ केसेस ऑफ री इन्फेक्शन भी हमने वहाँ पर नोट किए, पर्टिकुलरली पटनम थिट्टा में और फर्स्ट और सेकंड डोज में। सेकंड डोज के कंप्लीट इम्यूनाइजेशन के बाद भी हमें 5000 केस करीब ऐसे जो हमारे कलेक्टर साहब ने हमको बताए कि वो इस प्रकार से हैं कि पूरा वैक्सीन कवरेज के बाद भी हमको उसमें इन्फेक्शन मिला। इसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और स्टेट के साथ मिलकर इसके ऊपर चर्चा भी चालू है कि ये किस प्रकार के केसेस हैं। इसी प्रकार हाई एल्डरली पॉपुलेशन जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी केरला में ज़्यादा होने की वजह से ये भी एक बड़ा ससेप्टेबल पूल में डिजीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरनेशनल टूरिज्म वहाँ पर ओपन है तो और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, तो ये भी एक इन्फेक्शन का जरिया ट्रांसमिशन आगे फैल सकता है। और आगे इसी का फलस्वरूप हमने देखा केरल के जो ये कर्नाटक के जो उडुपी वगैरह जो पास के ज़िले हैं उन ज़िलों में भी ट्रांसमिशन हमें थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वहाँ पर अच्छा है और पहले ही सर्ज के दौरान जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन ने उनको काफ़ी हद तक इस बात सस्पेक्टेबल पूल को एक्सपोज होने से रोक के रखा। तो ये भी एक उनका दोनों का मतलब एक सम्मिश्रण है कि एक तरफ तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उन लोगों ने फॉलो किया, लेकिन आज के तारीख में उनका जो है ट्रांसमिशन चेन को कट करने के उपाय थोड़े से लिमिटेड हैं और उन पर स्ट्रेस करने की ज़रूरत है। जैसा कि अभी बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें हर प्रकार के वेरिएंट से भी बचाएगा और हम लोगों को ट्रांसमिशन कट करने में भी मदद करेगा। धन्यवाद।